बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, ये है जॉन डन। इसका इंट्रोडक्शन और इसकी बायोग्राफी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। जॉन डन जो है वो एक्चुअली 17th सेंचुरी पोइट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एंड ऑफ 16th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी 1572 से 1631, the founder of Metaphysical School of Poetry and greatest representative of metaphysical poets। ठीक है, ये इसका हॉलमार्क था। इसने जो है स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, और ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव था वो मेटाफिजिकल पोइट्स का। तो वॉज बॉर्न ऑफ अ फैमिली विद अ स्ट्रॉन्ग रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन, जिसकी एक रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन थी। मेटाफिजिकल पोइट्स बेटा मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्या थे ये। ही वॉज एजुकेटेड एट द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ठीक है, और वो जो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इसने एजुकेशन इसकी वहाँ की थी। In 1601 he allowed with the niece of Lord Keeper and was imprisoned by girl's father। ठीक है, नीस यानी कि भतीजी थी एक लॉर्ड कीपर की, और जिसको ये लेके भाग गया था, और फिर उसको उसके फादर ने, उस लड़की के बाप ने इसको इम्प्रिजन कर दिया था। फॉर severely several years after his release he lived in poverty। ठीक है, और अपनी आज़ाद होने के बाद वो काफ़ी अरसा तो उसने गुर्बत में गुजारा, बट ड्यूरिंग हिज टाइम ही रोट सम ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स, मैनी ऑफ विच वर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन टू हिज वाइफ। और उसने फिर उसके बाद उसी वक्त में जबकि वो पॉवर्टी में टाइम गुजारा था, तो उसने बहुत सी पोएम्स लिखी, और ये बिलीव किया जाता है कि उसने मोस्टली जो पोएम्स हैं वो अपनी बीवी की याद में लिखी। These were known as his youthful love lyrics, और इसको उसकी youthful यानी कि जवानी के love lyrics, love songs कहा जाता है। So much death and poverty, married in 1601 and had 12 children, include 2 stillborns। 3 more children died before age 10। तीन जो 2 बच्चे थे वो stillborn यानी कि मरे हुए पैदा हुए, और उसके बाद जो है बिफोर एज 10 उसके 3 मजीद बच्चों की डेथ हो गई। हिज वाइफ डाइड इन 1617। ही नेवर रीमैरिड, रेयर फॉर हिज टाइम। ठीक है, उसकी शादी 1601 में हुई और 1617 में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। In a state of despair, Dunn noted that the death of a child would mean one less mouth to feed, but he could not afford the burial expenses। और इतनी वो स्टेट ऑफ डिस्पेयर में था कि डन को ऐसा लगा कि एक बच्चे की डेथ ऐसे है जैसे एक जो है माउथ जिसको वो फीड करता वो कम हो गया है, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उसको दफना सकता। In 1615, he gave up Catholic faith and entered Anglican Church and soon became Dean of St. Paul's Church। As the most famous preacher during that time, he wrote many religious sermons and poems, and these were known as his sacred verses। उसने बहुत से sermons और poems लिखे। अच्छा, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पोइट्री के डिफरेंट फेजेस थे, जिसको हम इसकी लव पोइट्री कहते हैं। और उसमें जो है पहले इसने लव पोइट्री लिखी थी, और लव पोइट्री किस तरह से लिखी थी, एक उसने अपनी बिलव्ड की याद में लिखी थी, एक उसने जो कि उसकी अपनी वाइफ थी। सबसे पहले जो उसने पोइट्री लिखी वो जो है एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पोइट्री लिखी, जैसे हम कहते हैं ना बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, तो उसने एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पोइट्री लिखी। नंबर 2 उसने अपनी वाइफ के बारे में लिखी, और नंबर 3 उसने अल्लाह की याद में, खुदा की याद में जो पोएम्स लिखे, जो समन्स लिखे, उसको उसकी रिलीजियस पोइट्री कहते हैं, यानी कि गॉड लव में उसने जो पोइट्री लिखी उसको, वो फिर उसका थर्ड फेज था। फिर उसका जो टाइम पीरियड और इन्फ्लुएंसेस, सबसे पहले पॉलिटिक्स। जॉन डन्स लाइफ 1572 to 1631 he spent across 2 dynasties, House of Tudor and House of Stuart। The Tudors extended their power beyond England, achieving the full union of England in 1542। In Tudor line failed in 1603 with the death of Elizabeth I। Then James I inherited the throne and began House of Stuart, which publicized the ideas of divine rights of kings and launched absolute feudal reign, which greatly hindered the development of capitalism। रिलीजन देख लेते हैं उसका।
The Protestant Reformation was the European Christian reform movement that established Protestantism as constituent branch of contemporary Christianity. आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी के दो बड़े फिरके हैं, एक प्रोटेस्टेंट हैं और एक जो है कैथोलिक्स हैं। तो ये द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वाज द यूरोपियन क्रिश्चियन रिफॉर्म मूवमेंट, वो यूरोपियन क्रिश्चियंस की रिफॉर्म मूवमेंट थी जो कि इस्टेब्लिश थी प्रोटेस्टेंटिज्म से एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रांच ऑफ कंटेम्पोरेरी क्रिश्चियनिटी। और ये जो सेपरेशन थी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम रोम अंडर हेनरी VIII, पहले जो है सबसे पहले वो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था, एक्चुअली जो सबसे बड़ा जो चर्च समझा जाता था वो चर्च ऑफ रोम को या पॉप ऑफ द रोम को समझा जाता था। लेकिन हेनरी VIII के ज़माने में इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोम से अलग कर लिया गया, बिगिनिंग इन 1529 एंड कंप्लीट इन 1536। Brought England alongside this broad Reformation movement. However, religious changes in the English National Church proceeded more conservatively than elsewhere in Europe. और फिर जो है completely beginning उसकी क्या हुई 1529 में, और फिर 1536 में उसको completely separate कर लिया गया रोम से। Brought England alongside this broad Reformation movement, जबकि ये जो रिलीजियस चेंजेस थे इंग्लिश नेशनल चर्च में वो बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर गई मोर कंजर्वेटिवली, और भी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए देन एल्सवेयर इन द यूरोप। सबसे ज़्यादा कहीं पे भी जो यूरोप में जब रोम से अलग किया गया तो और भी ज़्यादा जो ये रिलीजियस चेंजेस थी और भी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई। फिर कल्चर एंड थॉट्स देखते हैं। उसके बाद रेनेसेंस बिगन इन 13th century and reached its peaks in 16th century in Europe. रेनेसेंस रीबर्थ ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने आपको रेनेसेंस ये एज जो है हिस्ट्री के पेपर में रेनेसेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो रेनेसेंस जो है वो 18th century में स्टार्ट हुई थी और अपनी पीक पे वो 16th century इन यूरोप पहुंच गई थी। पीपल थॉट वेंचर्ड अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्यूडल बिलीफ ऑफ गॉड एंड रिलीजन। लोगों ने जो है वो भागना शुरू कर दिया उस रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्यूडल बिलीफ। फ्यूडल बिलीफ वो जो एक फ्यूडल कहते हैं ये जो जागीरदाराना निज़ाम होता है ना उसको फ्यूडल बिलीफ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूडल बिलीफ किसका था? ऑफ गॉड एंड रिलीजन। ये जो फ्यूडल बिलीफ था गॉड एंड रिलीजन का, उससे लोगों ने भागना शुरू कर दिया एंड बिकेम मोर रियलिस्टिक एंड ह्यूमन, और लोग जो है ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन हो गए। दिस वॉज अ ग्रेट एमेंसिपेशन विच लेड टू द वर्क्स बाय पीपल एज फ्रांसिस बेकन एंड शेक्सपियर। और फिर जो है एमेंसिपेशन कहते हैं आज़ादी को, तो या फिर लिबरेशन को, या आगे बढ़ने को, प्रोग्रेस को, ठीक है, लिबरेशन को कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लिबरेशन थी जो कि फिर किस तरह के वर्क्स देखने में आए फ्रांसिस बेकन और शेक्सपियर जैसे लोगों ने फिर इन पे काम करना शुरू किया। राइटिंग्स देख लेते हैं। डन रोट सम ऑफ द मोस्ट पैशनेट लव पोएम्स एंड मोस्ट मूविंग रिलीजियस वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। Damrosch and Detmar 1669, he is hailed as monarch of wit, ठीक है। अब जो है डन ने वो बहुत से पैशनेट लव पोएम्स लिखी, कुछ रिलीजियस वर्सेस लिखी इंग्लिश लैंग्वेज में। आपके सिलेबस में लव पोइट्री एंड रिलीजियस पोइट्री दोनों है, और उसको जो है मोनार्च ऑफ विट कहा जाने लगा, ठीक है। किसको? जॉन डन को। ही रोट 5 different types of poems, 5 तरह की इसने पोएम्स लिखी। उसने सटायर्स लिखी, एलेगीज सटायर तंजिया पोएम्स को कहते हैं। एलेगीज कहते हैं किसी की याद में जो है लिखना। वर्स लेटर्स उसने लिखे, और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे हैं उसने। होली सोनेट्स और डिवाइन पोएम्स जो हैं वो इसने लिखे हुए। Satires जो है deal with common Elizabeth topics such as corruption in legal system. They also deal with the problem of true religion, a matter of great importance to Donne. He argued that it was better to examine carefully one's religious convictions than blindly to follow any established tradition, for none would be saved at the final judgment. उसके बाद 3 स्टेजेस देखते हैं जॉन डन की पोइट्री। नॉट नेसेसरली chronological but an easy way to categorize Donne work. The young Jack Donne reflected by a misogynistic, lusty and cynical persona in his early poetry. The Flea, The Bait and Song, Go and Catch a Falling Star.
और वो जो यंग जैक डन जो है वो एक माइसोजेनिस्टिक, लस्टी और साइनिकल पर्सोना अपनी अर्ली पोइट्री में शो होता था। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ पोइट्री जो थी, कोर्टिंग एंड मैरिड लवर। ठीक है, पहली जो थी उसने क्या है, एक बैचलर के तौर पे उसने अपनी बिलव्ड के लिए जो पोएम्स लिखी वो उसका पहला फेज था। ठीक है, जो कि शायद इमेच्योर लवर के तौर पे उसने लिखा। दूसरा जो फेज था उसका वो कोर्टिंग और मैरिड लवर था, यानी कि जो उसने अपनी बीवी की मोहब्बत में लिखा, रिफ्लेक्टेड बाय न्यू प्लाटोनिक ideal of transcendent love, but a love also founded in physical, a valediction, forbidding mourning and the ecstasy. अब ये न्यू प्लेटोनिक आइडिया था, ठीक है, ऑफ ट्रांसेंडेंट लव, एक ट्रांसेंडेंट लव का, बट ऑल्सो फाउंड इन फिजिकल। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक प्लेटोनिक आइडियल क्या होता है। प्लेटोनिक आइडियल ये होता है कि बेशक इंसान जो है वो दूर रह जाए, ठीक है, दो तरह के लव होते हैं ना, एक प्लेटोनिक लव होता है और एक जो है, एक और भी टर्म अभी जॉन डन की पोइट्री में आएगी, जिसमें एक तो रूहानी ताल्लुक होता है दो रूहों का और एक जिस्मानी ताल्लुक होता है। और लेकिन इसने यहाँ पे न्यू प्लाटोनिक आइडिया, यानी कि दोनों ही ताल्लुक से जो मोहब्बत जोड़ी जाती है, जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते में होती है, उसने यहाँ पे उस रिश्ते को कायम करते हुए उस मोहब्बत में पोइट्री लिखी, जो कि उसने अपनी बीवी के लिए लिखी, जिसमें वो बताता है कि इवन वो जब कहीं जाता था, दूर जाता था अपनी बीवी से, तो वो कहता था कि भाई हम चाहे दूर रह जाए लेकिन हमारे दिल हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। तो वो इस तरह के कोटिंग और लव पोइट्री लिखा करता था। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ पोइट्री है, जॉन डन द डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल, अब उसका थर्ड फेज जो है पोइट्री का, वो उसकी रिलीजियस पोइट्री थी, जिसमें उसकी होली सोनेट्स आती हैं, प्रोज, मेडिटेशन 17, that sometimes praises, sometimes struggle with God, transcendent perfection, जिसमें कुछ तो उसकी मेडिटेशन है। मेडिटेशन किसे कहते हैं, खुद कलामी करना, ठीक है, अपने आप से बातें करना, मेडिटेट करना, ये जो हम नमाज में अल्लाह ताला से बात करते हैं, ये मेडिटेशन ही है। नमाज बेसिकली मेडिटेशन होती है, ठीक है। और उसकी जो है कुछ स्ट्रगल थी, समटाइम वो गॉड की ट्रांसेंडेंट परफेक्शन से के साथ स्ट्रगल करता है। फिर उसकी अर्ली पोइट्री है जो कि एलेगीज थी। अगर जॉन डन की पोइट्री के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया तो यू कैन डिवाइड हिज पोइट्री इन 3 फेजेस, ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसके बारे में ना। डन्स अर्लीस्ट पोएम्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी कपल्ड विद शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स प्रॉब्लम, his erotic poetry. Dunn's early career was also notable for his erotic poetry, especially his elegies. उसके बाद पोइट्री न्यू प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव बेसिकली क्या है, फिजिकल लव इज बेस, कॉमन, लो बॉर्न। ये जो वो कहता है न्यू प्लेटोनिक में क्या है, वो कहता है कि रूहों का ताल्लुक होना ज्यादा जरूरी है, दिलों का मिलना ज्यादा जरूरी है रादर देन के फिजिकल लव से। तो वो कहता है कि ये जो फिजिकल लव है वो बेस है, कॉमन है, लो बॉर्न है। वो फिजिकल लव को वो कहता है कि ये लो बॉर्न है, ठीक है, ये मीन है। और स्पिरिचुअल लव जो है वो वर्दी है, यूनिक है, डिवाइन है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द प्लेटोनिक लव, जिसके अंदर हम स्पिरिचुअल लव की बात ज्यादा करते हैं और फिजिकल लव की बात नहीं करते। फिर वो स्टेजेस ऑफ प्लेटोनिक लव की बात करता है कि वो जो है इनिशिएट होता है सेंस से, फाउंडेड इन रीजन, उसमें रीजन बेस्ड होती है, और अटेन स्पिरिचुअल क्वालिटी, ठीक है, और उसमें जो है स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है। गॉड इज एवर लास्टिंग परफेक्ट डिवाइन लवर, और गॉड जो है इसमें एवर लास्टिंग है, वो परफेक्ट डिवाइन लव है। इंसान की जो स्पिरिचुअल, उसकी स्पिरिचुअलिटी होती है वो उसकी कहाँ से फील होता है। आप किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ अगर बैठते हैं तो आप कैसे फील करेंगे कि इस इंसान की स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत हाई है। आप उसकी सेंस से फील करते हो, आप उसकी बातों से, उसकी आर्गुमेंट से, आप उसके रीजन से फील करते हो, और फिर उसके बाद वो जो एक अटेन कर जाता है स्पिरिचुअल क्वालिटी को, आप वहां से फील करते हो कि भाई ये जो बंदा है ना, इसकी इंटरनल स्पिरिचुअलिटी या इसका रिलेशनशिप विद द गॉड या विद अल्लाह वो बहुत ज्यादा है। तो फिर हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर इस इंसान की स्पिरिचुअल पावर, जिसको हम
सूफीज़म भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो गॉड जो है वो एवरलास्टिंग परफेक्ट डिवाइन लव है। ट्रू स्पिरिचुअल लव इज एवरलास्टिंग एंड परफेक्ट। अगर गॉड जो है वो एवरलास्टिंग और परफेक्ट डिवाइन लव है, इसी तरीके से ट्रू स्पिरिचुअल लव भी जो है वो एवरलास्टिंग और परफेक्ट है। Therefore, two lovers united by spiritual love are close to divinity. तो ऐसे दो lovers जो कि spiritual love की वजह से जो है वो यूनाइट होते हैं, वो क्लोज टू डिविनिटी है, ठीक है, यानी कि गॉडली लव के बहुत करीब है। दो दीज वर्क इंक्लूड अ वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग एंड द एक्सटेसी, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेज है वो उसकी रिलीजियस पोइट्री है, अ मोर सोम्बर एंड पायस टोन, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों से कह रही थी कि एक और भी टर्म आती है, वो है पेट्रियार्शियल लव, ठीक है। पेट्रियार्शियल लव है और प्लाटोनिक लव है। पेट्रियार्शियल लव में वो फिजिकल लव की बात करता है, जबकि प्लेटोनिक लव में वो स्पिरिचुअल लव की बात करता है, रूहों के मिलाप की बात करता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली, मुझे टर्म याद नहीं आ रही थी। तो ये दो तरह के जो लव हैं, लव पोइट्रीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्लाटोनिक लव होता है और एक पेट्रियार्शियल लव होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाती है रिलीजियस पोइट्री, a more somber and a pious tone in his later poems because of his numerous illness, financial strain, and death of his friends. Donne focused his literary career on religious literature. He quickly became noted for his sermons and religious poems. ठीक है, एक और भी ज्यादा सोम्बर और पायस टोन है उसकी बात की पोएम्स में, और उसकी नंबरस इलनेसेस, फाइनेंशियल स्ट्रेन और डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स की वजह से। फिर उसके बाद जो है डन ने फोकस किया अपने लिटरेरी कैरियर को ऑन रिलीजियस लिटरेचर पे, और वो क्विकली जो है ही क्विकली बिकेम नोटेड फॉर हिज सर्मन्स एंड रिलीजियस पोएम्स, और वो जो है जाना जाने लगा। सर्मन्स कहते हैं वाजो नसीहत को, तबलीग करने को, ठीक है, बयान देने को, जैसे मौलाना तारिक जमील के सरमन्स, ठीक है। तो बयान, रिलीजियस बयान जो होते हैं ना, उनको सरमन्स कहा जाता है, और उसकी रिलीजियस पोएम की वजह से वो बहुत ज़्यादा जाना जाने लगा। रिलीजियस पोइट्री कंटिन्यूड necessarily believe in the value of skepticism, now gave way to a fair faith in traditional teachings of the Bible. अब देखिए, स्केप्टिकल थॉट्स इंसान की कब होती हैं, जब वो नीम हकीम खतरा जान होता है, तो नीम मुल्ला खतरा ईमान भी होता है। हम सारों की स्केप्टिकल थॉट्स इस वजह से होती हैं क्योंकि हमें दीन के बारे में पूरा इल्म नहीं होता। जब हम ट्रेडिशनल टीचिंग्स ऑफ रिलीजन सीख जाते हैं तो हमारा फेथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम डर के मारे इसलिए रिलीजन को हाथ नहीं लगाते, बिकॉज हमें ये लगता है कि भाई हम तो, एक तो पहली बात ये कि अगर पता चल गया तो अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, और वो तो और भी ज़्यादा होगा। फिर दूसरा, शैतान हमारे दिमाग में एक और चीज़ भी डालता है, अगर अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, ईमान के रास्ते पे चलेंगे, पकड़ भी जल्दी हो जाएगी, फिर आजमाइशें भी आएंगी, इसलिए भी हम डर जाते हैं। तीसरा, हमें लगता है कि हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग हमें कट्टर मुसलमान कहना शुरू हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या झांसे है जो शैतान हमें देता है। एक तो शैतान देता, दूसरा हम खुद भी नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, हम खुद भी नहीं पढ़ना चाहते। नहीं तो इंसान ऐसी चीज़ है, हो ही नहीं सकता कि जो वो ठान ले वो करे ना। जब इंसान जिद पे आ जाता है ना, फिर चाहे राइट डायरेक्शन में कि रॉन्ग में, उसने वो करके छोड़नी होती है। क्योंकि हम वैसे खुद भी रिलीजन से भागते हैं, नमाजों से भागते हैं, कुरान से भागते हैं, इसलिए हम वैसे भी नहीं दीन सीखना चाहते। हमें दुनिया ही दुनिया अच्छी लगती है, हमें दीन अच्छा लगता ही नहीं है, क्या करें, ठीक है। इस वजह से जो हमारा इंटरेस्ट है वो एक्चुअली रिलीजियस बेस होता नहीं है। तो जब तक हमारा वो थोड़ा सा भी कहीं इर्द गिर्द देखते हैं तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं। रोजे आ जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, अच्छा भाई अब ये रोजे भी रखते हैं, इनमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हमारी वो एक स्केप्टिकल थॉट्स होना शुरू हो जाती है जब हमारे पास रिलीजन का नॉलेज बहुत कम होता है, ठीक है, या ना होने के बराबर होता है। तो दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं। लेकिन इफ एक इंसान के पास कंप्लीट नॉलेज हो जाता है रिलीजन का, तो वो आगे मतलब उसकी एक फर्म फेथ की तरफ उसकी लाइफ चलना शुरू होती है। द लाइन्स ऑफ दिस समवन कम टू इन्फ्लुएंस द future work of literature. Ernest Hemingway, for whom the bell tolls, which took its title from a passage in Meditation, ये हो गया जनाब 17। थॉमस
Merton's No Man is Island, which took its title from the same source. ठीक है, अब जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे फॉर होम द बेल टोल्स जो है इसने जॉन डन की ही जो है एक सरमन से ये जो पैसेज था वो मेडिटेशन 17 से लिया था, फॉर होम द बेल टोल्स ये इसके नॉवल का एक टाइटल था। और थॉमस मर्टन नो मैन इज एन आइलैंड, ठीक है, नो मैन इज आइलैंड भी वो सेम सोर्स है, यानी कि जॉन डन की पोइट्री से उसने ये लिया था कि नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी इंसान जो है वो आइलैंड नहीं है, वो अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता। एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और हमारा इन्फ्लुएंस है दूसरे इंसान की जिंदगी पे, ठीक है, हमारा हमारे साथ वाले की जिंदगी पे इन्फ्लुएंस होता है, हम जो बोलते हैं हम जो करते हैं उसका इन्फ्लुएंस है, और उस सोसाइटी का हमें हिस्सा बनना पड़ता है, अपना रोल प्ले करना पड़ता है। इवन अगर सोसाइटी रॉन्ग भी है उसका भी इन्फ्लुएंस एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। ये है सारा ये नो मैन इज एन आइलैंड की थीम ना। फिर उसके बाद लेटर पोइट्री जो है वो चैलेंज टू डेथ था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ डन रोड वर्क द that challenge death and the fear that it inspired in many men on the grounds of his belief that those die are sent to heaven to live eternally। ठीक है, ये बेटा आप लोगों का कि जी जो भी हेवन में भेजे जाते हैं वो हमेशा के लिए एटर्नल